हेलो फ्रेंड्स, राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे इस संस्थान के, उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत है और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन एक नया नया वीडियो हमारे यहाँ जो टीचर हैं स्पेशल क्षेत्र के, वो आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। मैं खासकर VI के छात्रों के लिए प्रतिदिन मैं एक नया नया वीडियो लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। ठीक है, अब देखिए, अब जो नया सेशन शुरू हुआ है तो इसमें भी पुराने भी हमारे स्टूडेंट हैं और नए भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से वीडियो डाला जाएगा ताकि दोनों प्रकार के छात्रों की भलाई हो। ठीक है, क्योंकि कोर्स तो सभी का एक ही है। और एक बात है, आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बना रहे। ठीक है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है खासकर VI के छात्रों के लिए कि दृष्टि संबंधी असमर्थता की अवधारणा। जैसे कि पहले क्या होता था कि हमारी समाज में जो भी दृष्टि बाधित बच्चे, दिव्यांग बच्चे पैदा होते थे, तो समाज में लोग गलत गलत धारणा निकालते थे। कोई धारणा लगाते थे कि ये बच्चे का पूर्व जन्म का पाप है, ये अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये अपने माता पिता के जीवन का बोझ बनकर रहेगा। ठीक है, किस्म किस्म की समाज में अवधारणा थी। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अक्षमता विकलांगता का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, असमर्थता क्या है, इस क्षेत्र में विशेष फील्ड में कुछ शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं जो लगते हैं कि लगभग एक ही हैं, लेकिन उनका अंतर है। ठीक है, तो आज उन शब्दों के अंतर के बारे में भी बताएंगे, जैसे असमर्थता, अक्षमता और विकलांगता। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि अक्षमता का वर्गीकरण करे, विकलांगता का, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में शब्दावली असमर्थता, अक्षमता और विकलांगता का परस्पर प्रयोग करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीनों शब्दों का प्रयोग अक्सर बार बार पढ़ाते वक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन दर्शन शास्त्र की दृष्टि से इनमें से बहुत अंतर है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र के अनुसार क्या है, इन शब्दों में बहुत अंतर है। दृष्टि के संबंध में असमर्थता की सही आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए दृष्टि से दृष्टिगत असमर्थता का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। जैसे दृष्टि संबंधी असमर्थता जानने के लिए उसमें उसका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। भारत में दृष्टिगत रूप से असमर्थ लोगों की आंकड़े 40 लाख से 1,40,000 तक है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि दृष्टिगत असमर्थ लोगों का स्वीकृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य आखिर क्या है। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक से सामग्री के प्रयोग के साथ यह भी आशा की जाती है। क्या क्या आशा की जाती है कि वह दृष्टि संबंधी असमर्थता वाले व्यक्ति की सेवाओं के विकास की ऐतिहासिक संभावनाओं का विवरण दे। ठीक है, असमर्थता, अक्षमता, विकलांगता शब्दावलियों का अंतर करे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है कि अक्षमता, विकलांगता शब्दावलियों का अंतर स्पष्ट करे। दृष्टि संबंधी असमर्थ व्यक्तियों के निर्धारण में सामान्यतः प्रयुक्त तकनीकों की सूची। ठीक है, दृष्टि संबंधी दृष्टिगत रूप से असमर्थ बच्चों के कार्यकलाप संबंधी पहचान के निर्धारण। ठीक है, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की स्कूल आधारित निर्धारण की प्रक्रिया का
विवरण। अब चलिए, इतिहास में दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराने की विकासवादी प्रक्रिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फील्ड में निरंतर विकास हो रहा है, एक विकासवादी प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रकार दृष्टिबाधिता के भी क्षेत्र में जो काम चल रहा है एक विकासवादी प्रक्रिया है। हजारों वर्ष पूर्व समुदायों में अक्षम बच्चे का होना अपमानजनक समझा जाता था। हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष पूर्व निःशक्त बच्चों का समाज में होना कैसा माना जाता था? अभिशाप माना जाता था। अब जो इतना सुदृढ़ न हो कि योद्धा बन सके, ठीक है, उस समय अक्षमता को अवांछित समझा जाता था। ऐसे व्यक्ति को एक योगदान देने वाले नागरिक के रूप में सामाजिक स्तर नहीं प्राप्त होता था। ऐसे बच्चों को कि ये समाज में योगदान दे सकता है, ऐसी समाज के लोग मान्यता नहीं करते थे। यह प्रवृत्ति सैकड़ों वर्षों तक रही। बाद में अंधता को सजा का प्रतीक समझा गया। अभी भी कुछ लोग यह सोचते हैं कि बच्चे को सजा मिली क्योंकि वह पापी था। जैसा कि शुरू में मैंने चर्चा किया कि समाज की क्या मनोदशा थी, ये बच्चा पूर्व जन्म का पापी है या इसके माता पिता पापी है, ठीक है। जो पाप उन्होंने जीवन के लिए किए हैं, समय के साथ समाज की प्रवृत्ति में निरंतर परिवर्तन आया और समय के साथ हमारे समाज में क्या हुआ, सोच प्रवृत्ति में क्या हुआ, परिवर्तन आया। हम क्रमशः विभिन्न प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। अवमानना और अस्वीकृति, अलगाव और गाली से निरंतर स्थानांतरण सैकड़ों वर्ष में हुआ और अब दूसरी जिसमें सहानुभूति, भिक्षादान और परोपकारिता ने स्थान ले लिया। और आज क्या हो गया कि इन बच्चों के प्रति सहानुभूति, परोपकारिता और दान तीनों ने क्या ले लिया, इनका स्थान ग्रहण कर लिया। तीसरी मुख्य अवस्था है कि दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास। समाज ने दृष्टिगत रूप से असमर्थ व्यक्तियों की स्वतंत्रता की आवश्यकता की जरूरत समझी, ठीक है। आशा की जाती है कि उन्हें भी उपयुक्त स्तर शिक्षा के अवसर मिले और दृष्टि वाले बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षा मिले। हम भी आशा करते हैं क्योंकि आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो। और समाज अब क्या आशा करने लगा है कि जो सामान्य बच्चे हैं उन बच्चों की तरह भी इन बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा और समाज का सहयोग मिले, ठीक है। शिक्षकों ने इस बात की पहचान की है कि दृष्टिहीन सामान्य की तुलना में विषम है। जो दृष्टिहीन बच्चे हैं वो सामान्य की तुलना में क्या है, विषम है। और यह महत्वपूर्ण है। हमने बहुत अनुसंधान किए हैं जो बताते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक समस्याएं हैं क्योंकि ऐसा बच्चा विश्व को उस रूप में नहीं देख पाता जो दृष्टि वाला बच्चा कर सकता है। ऐसे ही जब उसे यह पता चलता है कि वह दृष्टि वाले बच्चों से विषम है, हम वह तरीके से देखने के लिए उसे प्रतिपूरक कौशलों को विकास हो। यदि हम बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त प्रतिपूरक कौशलों का शिक्षण देते हैं तो हम उसमें अपने आप इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि बच्चा आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और भावनात्मक रूप से सामंजस्य प्राप्त करने जा रहा है, ठीक है। अब है दृष्टिहीनता के प्रभाव। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दृष्टिहीनता के क्या प्रभाव है, ठीक है। लोवेनफील्ड 1975 एक शिक्षाविद थे, क्या उनका क्या नाम है, लोवेनफील्ड के अनुसार दृष्टिहीनता व्यक्ति पर 3 प्रमुख प्रभाव डालती है। दृष्टिहीनता व्यक्ति पर कितना प्रमुख प्रभाव डालती है, 3, ठीक है। ये निम्नलिखित है, कौन कौन, अनुभवों के परिक्षेत्र और विविधता में कमी। जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसे क्या होती है, पहला उसमें कमी क्या आती है कि अनुभवों के परिक्षेत्र में उसे अनुभव की काफी कमी होती है क्योंकि वो आंख से तो देख नहीं सकता है, इसीलिए वो किसी चीज को अनुभव नहीं कर सकता है। और दूसरा विविधता में कमी और विभिन्न प्रकार की चीजों को पहचानने, जानने और सुनकर करने में काफी कठिनाई होती है क्योंकि वो अपनी आंख से नहीं देख सकता है, ठीक है। दूसरा है गतिशीलता की क्षमता में कमी। मान लीजिए कि समाज में कोई
दिव्यांग बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसकी गतिशीलता में हमेशा कमी रहती है, क्योंकि जो बच्चा आंख से देखता है वो उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है, लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो जल्दी किसी चीज पर एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उसे आंख से तो दिखाई नहीं देता है, वो काम करेगा अपने स्पर्श अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो ऐसा बच्चा में क्या कमी पाई जाती है? गतिशीलता की कमी पाई जाती है। तीसरा है वातावरण और अपने स्तर पर उस तुलना में कम नियंत्रण। जो सामान्य बच्चे हैं वो अपने आसपास के वातावरण में अपना सामंजस्य आसानी से बैठा लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में वातावरण के सामंजस्य के प्रति बिल्कुल कमी दिखाई देती है। ठीक है, लोवेनफील्ड द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियों का दृष्टिहीनता पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्ति को कौन अनुभव प्राप्त होते हैं, लेकिन दृष्टि की हानि के अनुभव की हानि है, अर्थ में नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक प्रभाव यह होता है कि दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों के अनुभव तो होते हैं, लेकिन दृष्टि वालों की तुलना में सीमित होते हैं। जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं इनके भी अनुभव होते हैं, लेकिन सामान्य बच्चों की तुलना में कम होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है कि दृष्टिहीनता तत्पर जीवन की हानि नहीं होता है, जबकि दृष्टिहीन व्यक्तियों की जरूरतें दृष्टि वालों से कम नहीं होती है। मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके पूरे जीवन को हानि नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे भी समाज की और संसार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति अपने आप करना है। ठीक है, दृष्टिगत रूप से अक्षम बच्चों के लिए शैक्षणिक पुनर्वास कार्यक्रम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और विकलांगता लोगों की स्वतंत्रता प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आजकल क्या हो रहा है कि समाज में इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, संस्थाएं खुल रही हैं जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, अब कुछ शब्दावली, संबंध शब्दावली। शिक्षक और अध्यापक दृष्टिगत असमर्थता, दृष्टिगत अक्षमता और दृष्टिगत विकलांगता के लिए प्रयुक्त शब्दावली के लिए अस्थिर है। इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं कि जो तीनों शब्द का मैंने चर्चा किया वो कभी कभी इधर का उधर प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इनका क्या भाव अलग अलग होता है। ये शब्द उन बच्चों को प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें शिक्षा के लिए विशेष सहायता दी जाती है। ये शब्द कहां प्रयोग किया जाता है? जिन्हें ऐसे प्रकार के विशेष बच्चों को विशेष शिक्षा दी जा रही है। हालांकि इन शब्दों को सामान्य प्रयोग के लिए सीमित ध्यान दिया जाता है, लेकिन शैक्षणिक संबंध में इनका अंतर आवश्यक है। ठीक है, असमर्थता। असमर्थता मूल रूप से एक चिकित्सा संबंधी शब्द है, लेकिन एक शैक्षणिक शब्द भी है। ठीक है, चिकित्सा के अर्थ में असमर्थता का अर्थ जंतुओं का नष्ट होना है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका अनुमान लगाया जा सकता है, इनका उपचार भी किया जा सकता है। इससे व्यक्ति के सामाजिक और व्यवसायिक जीवन में बहुत बड़े स्तर पर बाधा नहीं आती है। ठीक है, यह जानकारी है कि असमर्थता कितनी सीमा तक है। व्यक्ति प्रतिपूर्ति के सभी उपाय कर सकता है या अपनी सामान्य कार्यकलापों के लिए इसकी उपेक्षा भी कर सकता है। अब है अक्षमता। जैसे देखिए ये असमर्थता का हो गया, अब आइए अक्षमता पर। कभी कभी जब असमर्थता व्यक्ति को अक्षमता की अवस्था तक पहुंचा देती है, असमर्थता इस सीमा तक विकसित हो जाती है कि व्यक्ति सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता है, लेकिन यह स्थिति इस व्यक्ति को इस अक्षमता की स्थिति से निपटने से और उसके कौशल को अधिकतर स्तर तक प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है। अक्षमता अपनी प्रवृत्ति और समर्थता कितनी क्षति हुई इससे निश्चित की जाती है। व्यक्ति जिनके शरीर के कुछ अंगों को अस्थायी क्षति हुई है या ज्ञानेंद्रियों को उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करके अनुभवों की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है, अब आइए क्या है विकलांगता। अब है विकलांगता किसे कहते हैं, विकलांगता क्या है।
अक्षमता में जब व्यक्ति विपत्ति के वातावरण में घिर जाता है, अक्षमता के कारण जब व्यक्ति विपत्ति के वातावरण में घिर जाता है तो विकलांग हो जाता है। ठीक है, अतः विकलांगता बनाई गई होती है और दृष्टिहीनता से प्राप्त नहीं की गई होती। हेलन केयर और दृष्टिहीनों के अनुभवों के अनुसार जनसाधारण की दृष्टिहीनता के प्रति प्रवृत्ति है। ऐसा बहुत कठिनता से उठाया जाने वाला भार अक्षमता के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति अक्सर नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। ठीक है, और अक्षम व्यक्ति की निर्भरता को कभी कभी यह प्रवृत्ति निश्चित हो जाती है। संक्षेप में शब्दावली असमर्थता, अक्षमता, विकलांगता का शैक्षणिक संदर्भ में विभिन्न शाखाएं हैं। ठीक है, आज विश्व में भारत से दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों की जनसंख्या अधिक है। विश्व में भारत में सबसे क्या है, दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 5% भी दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्ति शैक्षणिक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग 5% से कम बच्चे शिक्षा का अभी सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारा आंकड़ा बताता है। दृष्टिगत अक्षम बच्चों की पहचान और निर्धारण दो नजरियों से देखा जाने चाहिए। एक क्षेत्र के दृष्टिगत अक्षम बच्चों को पता लगाने तथा उनकी सही आंकड़े जानने के लिए कुछ विशेष प्रकार की तकनीक अपनाई जानी चाहिए। अक्षम बच्चों का पता लगाने और उनकी सही आंकड़े जानने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक का जो प्रयोग होता है। दूसरी ओर विशेष स्कूल के लिए दृष्टिगत अक्षम बच्चों को पता लगाने के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग जिसमें जनसाधारण अन्य स्रोत का सहयोग और समर्थन हो। स्कूली बच्चे, अध्यापक, मतगणना संगठन, पुनर्वास केंद्र, ग्राम स्तर, समुदाय कर्मचारी आदि को दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की पहचान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मैं टॉपिक तैयार करता हूं तो उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, ताकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों प्रकार के प्रश्न पूछा जाते हैं। इसीलिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसका कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार किया जाता है, ताकि आप लोग आसानी से भी सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सके। ठीक है, तो चलिए पहला मेरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि दृष्टिहीनता का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति या समाज की ओर ध्यान नहीं देना। दूसरा ऑप्शन है बहुत अधिक दृष्टि होना। सी है नियमों का पालन करना। डी है किसी प्रशासनिक कार्यक्रम में भाग लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति या समाज की ओर ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कम दृष्टि किसे कहते हैं। कम दृष्टि को एक और भी क्या कह सकते हैं, आंशिक दृष्टि। ये क्वेश्चन आपसे इधर उधर घुमाकर पूछा जा सकता है कि आंशिक दृष्टि किसे कहते हैं या कम दृष्टि किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है जब एक व्यक्ति के पास समझ और ज्ञान न हो, जब व्यक्ति का दृष्टि सेवन कम हो, नियमों का अधिक पालन करना, व्यक्ति का मनोबल कम होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब व्यक्ति का दृष्टि सेवन कम हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने, वैधानिक दृष्टिहीनता का अर्थ क्या है। ठीक है, पहला है नियमों और विधान का पालन न करना, नियमों को समझना और उनका पालन करना, व्यक्ति के विचारों में कमी होना, एक व्यक्ति या समाज की ओर ध्यान नहीं देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एक व्यक्ति या समाज की ओर ध्यान नहीं देना, ऑप्शन डी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्क्रीन पर? सांख्यिक दृष्टिहीनता किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है व्यक्ति के विचारों में कमी होना, समाज में व्यक्तित्व की भागीदारी न होना, आर्थिक स्थिति में कमी होना, किसी प्रशासनिक कार्यक्रम में भाग लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा व्यक्ति के विचारों में कमी होना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्क्रीन पर? आर्थिक दृष्टिहीनता से क्या समझना चाहिए? ठीक है, नियमों और विधान का पालन न करना, नियमों को समझना और उनका पालन करना, व्यक्ति के विचारों में कमी होना, आर्थिक क्षेत्र में कमी होना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक क्षेत्र में कमी होना। अब है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? दृष्टिहीनता के क्षेत्र में किसे कहते हैं? ठीक है, जब व्यक्ति के पास अच्छी दृष्टि हो, जब व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी हो, जब व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में अधिकता हो, कि जब व्यक्ति के पास दृष्टि संबंधी समस्या हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जब व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी हो। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्क्रीन पर? दृष्टिहीनता और कम दृष्टि में क्या समान है? ठीक है, दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों में व्यक्ति के विचारों में कमी होती है, दोनों में दृष्टि सेवन की समस्या होती है, कि दोनों में स्थानांतरण की समस्या होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों में व्यक्ति के विचारों में कमी होती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दृष्टिहीनता के क्षेत्र में क्या समस्या होती है? ठीक है, ऑप्शन है व्यक्ति के पास अधिक दृष्टि होने की समस्या, व्यक्ति के विचारों में कमी होती है, व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी होने की समस्या, समाज में स्थानांतरण की समस्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी होने की समस्या। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 स्क्रीन पर, कम दृष्टि के क्षेत्र में क्या समस्या होती है? ठीक है, पहला है व्यक्ति के पास अधिक दृष्टि होने की समस्या, व्यक्ति के विचारों में कमी होती है, व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी होने की समस्या, समाज में स्थानांतरण की समस्या। तो इसके सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्ति के पास दृष्टि सेवन में कमी होने की समस्या। अब है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि में उपाय क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहला है व्यक्ति को दृष्टि सेवन की अधिकता देना, व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, समाज को दृष्टि सेवन की अधिकता देना, नियमों का पालन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में इस पर आया था। दृष्टि प्रक्षेत्र क्या है? ठीक है, दृष्टि की विस्तार क्षमता, वह क्षेत्र जहां दृष्टि देख सकती है। सी, दृष्टि से संबंधित यंत्र, दृष्टि की गति। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह क्षेत्र जहां दृष्टि दे सकती है, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, दृष्टि प्रक्षेत्र किसे कहते हैं?
ऑप्शन है एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि कम हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि दिख सकती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि से संबंधित यंत्र हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि की गति हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि देख सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टि पर क्षेत्र में क्या होता है? ठीक है, दृष्टि की विस्तार क्षमता, वह क्षेत्र जहां दृष्टि कम हो, दृष्टि संबंधी यंत्र, दृष्टि की गति। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृष्टि की विस्तार क्षमता। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14, दृष्टि यंत्र क्या है? ठीक है, एक यंत्र जो दृष्टि की संवेदनशीलता को मापता है, एक यंत्र जो गति को मापता है, एक यंत्र जो दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ाता है, एक यंत्र जो विस्तार क्षमता को मापता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक यंत्र जो दृष्टि की संवेदनशीलता को मापता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15, दृष्टि प्रक्षेत्र के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15, कि दृष्टि प्रक्षेत्र के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दृष्टि की विस्तार क्षमता, दृष्टि यंत्र का उपयोग, सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि की गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दृष्टि यंत्र का उपयोग, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टि प्रक्षेत्र क्षेत्र में क्या होता है? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दृष्टि प्रक्षेत्र क्षेत्र में क्या होता है? दृष्टि की विस्तार क्षमता, वह क्षेत्र जहां दृष्टि कम हो, दृष्टि संबंधित यंत्र, दृष्टि की गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टि की गति। अब है क्वेश्चन नंबर 17, दृष्टि प्रक्षेत्र क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि की गति हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि कम हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि से संबंधित यंत्र हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि की विस्तार क्षमता हो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? एक ऐसा क्षेत्र जहां दृष्टि संबंधित यंत्र हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या है? दृष्टि यंत्र के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दृष्टि यंत्र के विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? दृष्टि प्रक्षेत्र का उपयोग, दृष्टि की विस्तार क्षमता, दृष्टि की गति, दृष्टि से संबंधित यंत्र का विकास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दृष्टि से संबंधित यंत्र का विकास। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टि प्रक्षेत्र में व्यक्ति के विकास की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, ऑप्शन है दृष्टि की विस्तार क्षमता के साथ, दृष्टि यंत्र के उपयोग से, अध्ययन और प्रशिक्षण से, कि व्यक्ति की चाहत से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दृष्टि की विस्तार क्षमता के साथ। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि प्रक्षेत्र और दृष्टि यंत्र के मध्य क्या संबंध होता है? ठीक है, ऑप्शन है दृष्टि प्रक्षेत्र द्वारा दृष्टि यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दृष्टि प्रक्षेत्र और दृष्टि यंत्र में कोई संबंध नहीं होता है, दृष्टि प्रक्षेत्र और दृष्टि यंत्र दोनों का समान उपयोग होता है, कि दृष्टि प्रक्षेत्र द्वारा दृष्टि यंत्र की गतिशीलता को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृष्टि प्रक्षेत्र के द्वारा दृष्टि यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िएगा और सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे। और अगर कोई किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि आप लोगों को क्या बताना है, आप लोग क्या हमसे चाहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।